दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो दो तरह के लोग बचते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि डरते हैं, डर के घर चले जाते हैं। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कि गिरते हुए मार्केट में भी डायरेक्शन देख लेते हैं और निखर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नॉइज से दूर नैरेटिव्स डिकोड करेंगे बजट 2026 से 3 सेक्टर्स में। बजट 2026 ने यूं तो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को मायूस किया है एसटीटी चार्जेस बढ़ाकर, लेकिन 3 सेक्टर्स को पावरफुल बूस्ट दिया है एंड देखेंगे कि क्या ये बूस्ट इनके लिए लॉन्च पैड बन सकता है या नहीं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पस से, यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम 3 सेक्टर्स के 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और अगर आप डाउन टर्न को अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि पिक्चर यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला सेक्टर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी न्यूज आती रही हैं और हमने ये भी देखा है कि कैसे सेमीकंडक्टर्स की ऑल ऑफ अ सडन कमी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स 2.0 के तहत बजट में 40,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और इनका फोकस रहेगा चिप्स पर, इनका फोकस रहेगा पैकेजिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें समझना होगा कि आज 40,000 करोड़ रुपए इनफैक्ट आवंटित किए गए हैं का मतलब कि कल परसों से काम शुरू हो जाएगा या अगले 1-2-3 क्वार्टर्स लग जाएंगे। तो एक समय था जब भारत में असेंबली की जाती थी, प्रोडक्ट्स की दूसरे देशों से लाया जाता था और असेंबली करके यहाँ बेचा जाता था। अब भारत फुल स्टैक चिप इकोसिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ असेंबली बल्कि भारत चिप डिजाइन से लेकर चिप मैन्युफैक्चरिंग तक की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे देखें टाटा एल्क्साई को, तो टाटा एल्क्साई करती क्या है, टाटा एल्क्साई का बिजनेस सेगमेंट क्या है, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो इनके एम्बेडेड सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हैं वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, किन क्लाइंट से इनके पास ओवरऑल ऑर्डर बुक्स हैं, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेमीकंडक्टर बूम का मतलब डिजाइन आउटसोर्सिंग की तरफ यहाँ पे हम पॉइंट करना चाह रहे हैं। अब डिजाइन आउटसोर्सिंग का मतलब है कि टाटा एल्क्साई हो सकता है कि मैन्युफैक्चर ना कर रही हो, लेकिन डिजाइन के टर्म्स में इनके जो एम्प्लॉयज हैं कंपनियों की मदद कर सकते हैं। एक तरह से ये आउटसोर्सिंग का काम करती है प्रोजेक्ट्स पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टाटा एल्क्साई का जो जियोग्राफिकल मिक्सचर है, जियोग्राफिकल मिक्स है इनफैक्ट रेवेन्यू के टर्म्स में, मोर ओवर इनका रेवेन्यू जो आ रहा है वो आ रहा है यूरोप से, उसके बाद अमेरिका से, फिर भारत से एंड बाकी जो बच रहा है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो 42-43% के आसपास अगर रेवेन्यूज आ रहा है यूरोप से, तो हमें यह समझने की ज़रूरत होगी कि यूरोप में कहीं यूएस जैसे सैंक्शंस तो नहीं लगाने की बातें चल रही हैं। जैसे हमारे ट्रम्प साहब आते हैं, किसी दिन उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आज 100% टैरिफ, आज 200%, आज 500% टैरिफ। कहीं इस तरह की बातें तो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर यूरोप से 40-43% का रेवेन्यू जनरेट करना एक बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने कहाँ कहाँ पे डील्स कर रखी है, कंपनी के ऑर्डर बुक्स क्या हैं, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे वो यूएस बेस्ड ऑफ हाईवे ओईएम्स की बात हो, चाहे एमईए बेस्ड मीडिया एंड पब्लिशिंग जायंट की बात हो, या लीडिंग यूरोपियन टेलीकॉम ऑपरेटर की बात हो, कितने डॉलर्स का प्रोजेक्ट्स कहाँ पे इनके पास आ रहा है और वो किससे रिलेटेड है, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम टाटा एल्क्साई में देखें तो प्रमोटर्स यहाँ पे करेंटली 44% के आसपास हैं, यहाँ पे पब्लिक 35% है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 21% के आसपास आपको एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, ये तो हो गई यहाँ पे टाटा एल्क्साई की बात। अब हम बात करें अगर दूसरी कंपनी की, तो यहाँ पे एम्बेडेड की बात हो रही है, राइट। यहाँ पर बात हो रही है ओवरऑल चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की। तो ऐसे में
डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया हुआ था। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो है किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, वो क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, जो उनके टीवीज़ हैं, जो उनके मोबाइल्स हैं, वो जो चिप्स प्रोक्योर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, और साथ ही साथ उनमें क्या अगले 10 साल के लिए स्ट्रक्चरल स्टोरी हमें देखने को मिल रही है, उनके ऑर्डर बुक्स क्या हैं, ये सब स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन है, साथ ही साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस डिवीजन है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे होम अप्लायंसेस डिवीजन है। तो इन सब में रेवेन्यूज कैसे कैसे ये जनरेट कर रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से क्या रेवेन्यूज में ग्रोथ हो रही है या नहीं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है या नहीं, ये सब डाटा पॉइंट्स होते हैं एक इन्वेस्टर के लिए स्टडी करने के पर्पस से। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर्स 28% के आसपास है, 23% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे देखिए 18% FIIs एंड 29% DIIs। तो FIIs एंड DIIs का डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बात की। अब दूसरा जो सेक्टर है वो है बायोफार्मा सेक्टर। बायोफार्मा सेक्टर के लिए यहाँ पे बजट में क्या डिक्लेरेशंस हुए हैं, करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं बायोफार्मा सेक्टर के लिए। अब ऐसे में भारत बायोलॉजिक्स हब बनने के लिए डेडिकेटेड दिख रहा है ट्रेडिशनल फार्मा से अलग। तो यहाँ पे बायोकॉन कंपनी क्या कर रही है, इनके बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट्स हैं या नहीं, ये जो जेनरिक्स पे काम करते हैं, APIs वगैरह यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ये जो बायोसिमिलर्स, इंसुलिन्स, पेप्टाइड्स, जेनरिक्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किनको प्रोवाइड करते हैं, ये सब स्टडी करना इम्पॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये सब स्टडी करके ही समझ में आता है कि हाँ, जो बायोलॉजिक्स पे 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उनसे क्या निकल के आ सकता है ऐसी कंपनियों के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें बायोकॉन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 45% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 23% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे आप देखिए तो आपको करीब करीब 31% के आसपास DIIs एंड FIIs देखने को मिल रहे हैं, ठीक। चलिए, अब इसके साथ ही साथ तीसरा सेक्टर है रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यूँ तो रेलवेज के लिए पहले अलग से बजट आता था, लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि रेलवे को जो यूनियन बजट होता है उसी में शामिल कर दिया जाता है, और कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कि पढ़ दिया जाता है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर बजट में रेलवेज के लिए क्या आवंटित किए गए, और इसके साथ ही साथ पहले क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं बुलेट ट्रेन्स को लेके, या हाई स्पीड ट्रेन्स को लेके, या वंदे भारत को लेके, इन सब के बारे में स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है इस पर्टिकुलर बजट में, इसको लेकर क्या संभावनाएं हैं उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ रेल फ्रेट कॉरिडोर्स की जो यहाँ पे डिक्लेरेशंस हुए हैं उसको लेकर क्या संभावनाएं हैं, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो ऑर्डर्स होते हैं वो मल्टी ईयर लॉक्ड होते हैं, मल्टी ईयर के लिए होते हैं, और ये कंफर्म्ड ऑर्डर्स होते हैं अगले कुछ सालों के लिए, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पे रेलवे सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पर इरकॉन जो पर्टिकुलर कंपनी है, इरकॉन किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, ये रेलवे ट्रैक की जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उस पर कैसे काम कर रही है, साथ ही साथ रोड्स एंड हाईवेज के क्या प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, टनलिंग एंड ब्रिजेस पे जो काम कर रही है उसके क्या स्कोप है, ये सब स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे में यहाँ पे ऑर्डर बुक देखिए, तो ऑर्डर बुक में हाईवेज पर कितना यहाँ पे कंसंट्रेशन है, साथ ही साथ रेलवेज के प्रोजेक्ट्स पे कितना कंसंट्रेशन है। तो मोस्ट ऑफ द जो इनका रेवेन्यूज़ आएगा आने वाले समय में वो ऑर्डर बुक के हिसाब से रेलवेज से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और गवर्नमेंट का भी फोकस वहाँ पे रेलवेज में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब डाटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम किसी कंपनी की एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इरकॉन देखिए तो आप देख सकते हैं करीब करीब 65% के आसपास प्रमोटर्स दिख रहे हैं, 28% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे मात्र 5% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहा है। अब ये 5% क्यों हो गए, पिछले 1-2-3 साल में कैसा इनका वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रेलवे सेक्टर की येट अनदर कंपनी यहाँ पे RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, इनके ऑर्डर बुक देखिए तो आप देख सकते हैं करीब करीब 90,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से 73% के आसपास प्रमोटर्स हैं,
15% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 11% के आसपास आपको FIIs एंड DIS देखने को मिल रहे हैं। तो RVNL के पास मोस्टली रेलवे के डबलिंग, जो ट्रैक्स डबलिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रहते हैं, साथ ही साथ ओवरऑल मेट्रो के कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके पास रहते हैं एंड सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के प्रोजेक्ट्स इनके पास रहते हैं, जिससे हमें अंदाजा लग सकता है कि हाँ इनके पास रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस कहाँ से आते हैं। तो जब भी मार्केट डाउन टर्न में होता है तो गिरे हुए मार्केट में भी डायरेक्शन हमें क्लैरिटी से मिलती है। बजट 2026 ने इन 3 सेक्टर्स को एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दी है, सेमीकंडक्टर्स, स्ट्रक्चरल फ्यूचर इकोनॉमी, बायोफार्मा, डिफेंसिव प्लस इनोवेशन एंड रेलवेज मल्टी ईयर कैपेक्स इंजन। तो आज हमने ये 5 स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किए इस वीडियो में। मार्केट की लैंग्वेज सिंपल है, पॉलिसी, सेक्टर एंड लीडर्स। जितनी क्लैरिटी इस चीज में होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपका होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। यहाँ से जो भी हमने डिस्कस किए उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो अपना तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की एक अनदर वीडियो के साथ आने वाले समय में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए एंड अपना बहुत ख्याल रखिए। One login, equity, F&O, SIPs, all on board. Open free DMAT account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.